तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। आपका स्कैप रोबोटिक सेंटर में स्वागत है। और आज ये कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही ले लेने चाहिए थे रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि जितनी भी आप देख रहे हैं, जो बेरोज़गारी और जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फिनोमिना इस समय प्रिवेलिंग है हमारी सोसाइटी में, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादातर केसेस में अपने एबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में एक सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व आता है वो आता है एजुकेशन का। और गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। और मुझे ये लगता है कि ये पॉलिसी जो है बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जिससे कि जो हमारी भीड़ जो तैयार हुई है वो शायद ना तैयार होती, इस तरह से ना जो है वो जो डेवास्टेटिंग जो मंजर है हमारे सामने, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बंदा ऐसा है जो पीएन की नौकरी के लिए अगर आवेदन आ जाते हैं आपके पीएचडी होल्डर्स के, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में गैप है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो पता नहीं आपको शायद ये आपके मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो सिर्फ एक क्लर्कल ग्रेड के लोगों को पैदा करने के लिए बनाई गई थी। मेरे ख्याल से ये सब बातें ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पॉलिसी चलती आई और अब तक जो है ये समाज में प्रिवेलिंग है। इसमें कोई चेंजेस किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए गए। ठीक है, तो ये मोदी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पे माइग्रेट या फ्लोट कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा कि जो है एजुकेशन पॉलिसी में मेजर बहुत से पॉइंट्स हैं तो क्या क्या। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपके काम के हैं, एंड बीइंग फैकल्टी मैं ये पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बंदा इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन ले सकता है। हमारे समय में जो हमने एजुकेशन स्टार्ट की तो हमारे समय में ये ऑप्शन नहीं था। तो हमने क्या किया, जब अपना इंजीनियरिंग के बाद जब पीजी की इंजीनियरिंग में, तब उसमें मेरा शुरू से ये मत था कि ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन पे, ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम लोग का ध्यान होना था। तो ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पर्पस से ही मैंने एमटेक में रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लिया। ये 2012 की बात है। 2012 में इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो जो है बहुत कम लोग इस चीज़ को लेते थे। फिर एक भय भी होता था कि भाई ये ऐसी ब्रांच है जिसमें मशीन विजन भी है, कोडिंग भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी है, मशीन डिज़ाइन भी है, फिर हाइड्रोलिक्स भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, और आपका साथ साथ में मतलब ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस का एक कंबाइंड जो था वो रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिलेबस है। अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके बारे में लोग जानते बहुत कम है। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात क्या है, स्टूडेंट्स घबरा भी जाते हैं कि साहब जो है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस एक साथ पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर जो बंदा कोडिंग में अच्छा है या सिग्नल प्रोसेसिंग में अच्छा है, वो एक ही समय में मशीन डिज़ाइन कैसे पढ़ सकता है। तो आखिर गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया, ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ध्यान दिया। और जितनी आप गौर करेंगे, अगर आप एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखें कि एजुकेशन पॉलिसी किस मोटो पे या किस बेस पे आधारित है, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंसर्न की हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में, तो आप इसके मूल में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो लक्ष्य ही है ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन का। तभी एक बंदा हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स को भी ऑप्ट कर सकता है। जैसा कि आप अक्सर अभी न्यूज़पेपर में और चैनल्स में बहुत सुन रहे होंगे, बहुत सुन चुके भी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि मतलब ये आपका जो गवर्नमेंट का भी यही एक राय है। उन्होंने ये चीज़ सोचना शुरू कर दी है कि आखिर हम अपने प्रोक्योरमेंट्स के लिए इतने फॉरेन नेशनल्स पे डिपेंडेंट क्यों हैं, इंस्पायर्ड कि हमारे पास इतने पीएचडी होल्डर्स और इतने ज़्यादा टैलेंटेड पूल है हमारे पास एजुकेशनलिस्ट का, पैनल्स का। ठीक है, उसके बावजूद भी ये इन सब
पर करोड़ों रुपए का फंड जाता है और उसके बावजूद भी हम आज उसी कंडीशन पे खड़े हैं कि जो 1956 से हम जो है फाइटर जेट्स को परचेज कर रहे थे, तो आज भी कंडीशन यही है कि उतना फाइटर जेट्स हम परचेज कर रहे हैं। हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट डिजाइन की कोई पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। तो इस पॉलिसी को बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये सब चीजें प्रावधान उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रावधानों से जो स्टूडेंट निकलेगा उसमें क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी जो मतलब कई ब्रांचेस के प्रति उसका रुझान होगा। और आपको मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो आपका एक प्रोडक्ट डिजाइन में सभी कुछ लगता है, हर तरह की इंजीनियरिंग लगती है किसी प्रोडक्ट के डिजाइन में। आपका मैकेनिकल भी लगेगी, इलेक्ट्रिकल भी लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगेगी, सीएस भी लगेगी। उसके बगैर आपका कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं हो सकता, किसी एक इंजीनियरिंग से कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने भी इस पॉलिसी को समझा, हम लोग के अथक प्रयास और हम लोग के जो बार बार ये इस चीज में कमेंट्स और इस चीज को बार बार हम लोग पिन पॉइंट करते रहे, तो जो अमित खरे करके जो हैं आपके अपर सचिव हायर एजुकेशन के हैं, उन्होंने हम लोगों की बात को माना और कहीं ना कहीं जो है इस हम लोग का ये प्रयास सार्थक हुआ। और बहुत अच्छा है ये इस चीज़ को जान के कि बच्चा इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे जो समाज की सबसे बड़ी एक कमी थी कि हम इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन को फॉलो करते ही नहीं थे, जबकि इजराइल, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इसको कब का फॉलो कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो आपके इस्लामिक कंट्रीज जैसे यूएई जैसे कंट्रीज भी इसको कुछ हद तक फॉलो करते हैं। तो दिस इज द अटर मोस्ट नीड ऑफ आवर सोसाइटी की इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए। और आज जाके ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है। अब हम इसका वेट कर रहे हैं कितनी जल्दी से जल्दी एजुकेशन पॉलिसी धरातल पर आए और इम्प्लीमेंटेड हो करंट एजुकेशन सिनेरियो में, ठीक है। बहुत देर इसमें करनी भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, और आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करिए, इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े। इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो हमारे ऑल ये प्रोडक्ट डिज़ाइन ये कह सकते हैं कि एक मैंने बनाया था एक वीडियो इसमें कि आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड डिडक्शंस, उसमें यही मेरा एक मत था। तभी ये तो मतलब ये घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन तभी का मत था कि भाई एक ऐसी एजुकेशन पद्धति स्टैब्लिश की जाए जिसमें कि कई ब्रांचेस का सबमर्जेंस हो और बच्चा कोरिलेट कर पाए कि किस ब्रांच से हमें क्या चीज़ उठानी है किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें दिया भी था कि हम सीएस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ऑटोमेटा में स्टेट्स पढ़ते हैं, ये स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आती हैं, ठीक है। मैकेनिकल में भी इन स्टेट्स का काम है जब मॉडलिंग की जाती है। मैं इससे पहले वीडियोज भी बना चुका हूँ मैथमेटिकल मॉडलिंग से के लिए, और मैं वो वीडियोज आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक फिजिक्स किस तरह से मैथ्स पे डिपेंडेंट है और मैथ्स कैसे इंजीनियरिंग को बनाती है, इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करती है। तो दिस इज माई सोल मोटो कि ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हैं। आज देखिए इतना बात होने के बाद ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशन और कोरिलेशन जो है वो आखिर हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना और वो ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए आगे आई। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम बीइंग फैकल्टीज हमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम बुकिश नॉलेज को रियल वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाएं, उनको इसी चीज़ से सिखाएं, तभी जो है बच्चा जो है रिलेट कर पाएगा और आगे कुछ डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। और यही हमारी सच्ची टीचिंग होगी उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो नई चीज़ों को उसको कोरिलेट करना, उसको दिखाना, उसको समझाना और उसको रिलेट करना रियल वर्ल्ड थिंग्स से, उन इक्वेशंस को। बहुत से लोग हम मुझसे कहते हुए पाए जाते हैं कि सर a+b का होल स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर का क्या यूज़ हुआ है हमारी लाइफ में। यूज़ बहुत है, आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में इसका यूज़ करते हो, लेकिन कभी इस चीज़ का प्रोपेगेंडा नहीं हुआ कि ये चीज़ एक्चुअल में लगेगा, ठीक है। जितने भी आप ऐसी मशीनरीज देखते हो, जैसे आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो गया आपका, इस तरह की जो कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की चीज़ें बनती हैं, उनमें इन सब के लोकस का, इन सब के बिहेवियर्स की स्टडी इसी मैथमेटिकल टूल से की जाती है। तो जो बच्चा या जो ग्रोन अप पर्सन भी ये कहता है कि सर हमें तो यूज़ इसका आया नहीं अपनी ज़िंदगी में, इसका मतलब आपने उस चीज़ को रिलेट किया ही नहीं। अगर रिलेट करते तो यूज़ आता उसका, क्योंकि ये जब चीज़ें बनी हैं तो ये सब चीज़ें को डिटेक्ट करने में साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब जाके एक फॉर्मूला डिटेक्ट हुआ, ये फॉर्मूला का इन्वेंशन हुआ। चाहे ये बायोलॉजी की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, दोनों ही केस में। शायद आपने पढ़ी हो कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन यहाँ तक कि अपने घर बार तक को लगा दिया था, ठीक है। तो ये एक जो a+b का होल स्क्वायर इस तरह के मैथमेटिकल डिडक्शंस के लिए एक साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन लगा देता है,
तो ये डिस्कवरीज बेकार नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि इस डिस्कवरी होने से इसको आउटपुट क्या निकलेगा, और आप उसके आउटपुट का सिर्फ यूज़ कर रहे हो, इसलिए उस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हो। अगर आप उसके आउटपुट का यूज़, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप देखोगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है, कहाँ उसका यूज़ हुआ है। तो A+B का होल स्क्वायर का भी उतना ही यूज़ है आपके जीवन में जितना आपके खाने का यूज़ है आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, तो इसके सपोर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप भी इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये जो मैकॉले पद्धति हम लोग को बनाई गई थी हम लोगों के लिए, वो बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार, सड़ी हुई, रद्दी एजुकेशन पॉलिसी थी, जिनको कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने चेंज करने की सोची तक नहीं, बिकॉज ऑफ द वोट बैंक, बिकॉज क्या कि डर रहा हो, जो भी बात हो, केवल एक बंदा ऐसा है जिसने इस बारे में सोचा, इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा है। वी हैव टू अप्रिशिएट हिम एंड हिज टीम फॉर डूइंग इन फेवर ऑफ द नेशन। कोई तो काम कर रहा है, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं, मैं फिर आपको बता दूं, मैं बस इस चीज़ का सपोर्टर हूं कि आखिर जो हम लोग के देश में हो रहा है वो क्या उचित है कि नहीं, बस इस चीज़ के बारे में हमेशा कंसर्न रहता हूं। और कितना चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार, जितनी बार भी ये मुझसे पूछा गया कि राफेल आ रहा है, तो मैं खुश बहुत नहीं हूँ राफेल आने से। क्यों नहीं खुश हूँ? इसका रीज़न क्या है कि इससे हमें एक फेलियर का भी पता चलता है कि आखिर हम क्यों नहीं बना पाए, हम आज भी क्यों डिपेंडेंट हैं। हाँ, लेकिन ये खुशी है कि हमारी भारतीय वायुसेना जो है सशक्त हो गई है। दिस इज़ द थीम। इसका मतलब ये नहीं है कि CPI का नेता हूँ या इस तरह की बात है कि मुझे देश से प्यार नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने पे हम लोग को मजबूर करता है कि आखिर हमने परचेज क्यों किया। हो सकता है कि हर इन चीज़ जो परचेज होती है वो अपने मूल उसके जो कीमत बनने से होती है उससे जब प्लस प्रॉफिट करके वो चीज़ परचेज होती है, मतलब जो सेलिंग प्राइस उसका होगा उससे प्रॉफिट भी लिया होगा। अगर वो प्रॉफिट भी अरबों रुपए का होता है इस तरह की डिफेंस डील्स में, तो अगर यही पैसा हमारे स्वदेश में किसी प्रौद्योगिकी में लगा होता तो शायद वो प्रॉफिटेबल पैसा जो है वो हमारा बच जाता और किसी और चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में काम आता। तो दिस इज फॉर दिस मैसेज। वी अप्रिशिएट आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर giving the nation the pride, Rafale, and अब मैं आशा करता हूँ कि आगे हमें और प्रोक्योरमेंट ना करना पड़े, हम खुद से ये चीज़ बनाएं। हम आज तक ये नहीं जान पाए कि इतने PhD नॉलेज होने के बावजूद भी आखिर हम साइंस एंड टेक में पीछे कैसे हैं, जबकि इजराइल हमसे आधे से ज़्यादा देश है और वो उससे हम साइंस टेक के इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारी सोचने वाली बात है। तो मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर है कि हम किस तरह अपने देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है, और खास तौर से साइंस एंड टेक के, जिससे कि लोग हमसे खरीदें, ना कि हम लोगों से खरीदें। इन सब बातों के बाद आशा करता हूं कि आप जो हैं इस वीडियो को प्रोपोगेट करेंगे, हम लोग के मैसेज को इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करेंगे कि हम जो है ये मैसेज आला अधिकारी तक पहुँचे, और जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो और अच्छे से हो, और उनको लगे कि जनता भी इस चीज़ की डिमांड कर रही है। इसी के साथ नमस्कार।